अपने निवेश पर सही सलाह और रणनीति तो हर कोई देता है, लेकिन क्या आपके निवेश का मकसद सही है? क्या आपने अपने आर्थिक लक्ष्य को सही पहचाना है? और अभी सिर्फ बचत निवेश आप करोगे तो खर्च करने का मौका आपको कब मिलेगा? योर मनी में हम आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट लिविंग और स्मार्ट स्पेंडिंग के गुर सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और योर मनी में आज आपके सवालों के जवाब देंगे गजेंद्र कोठारी। आपका स्वागत है गजेंद्र शो पर। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं आज क्या है खास शो में। अपनों के लिए क्या हो निवेश की सही रणनीति? क्या 500 रुपए से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत? और कौन से हैं स्टार फंड्स जो देंगे आपको मैक्सिमम रिटर्न, बताएंगे आपको योर मनी में आज। चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं वैभव जैन धामपुर बिजनौर से। नमस्कार वैभव, बताएं आपका सवाल क्या है, आपने कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अब तक की है? हेलो, मेरा नाम वैभव है, मैं धामपुर से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि मैंने अभी बिजनेस अपना नया स्टार्ट किया है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वैभव? कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया है? क्या उम्र है आपकी? एक्चुअली मेरी एज है 25 ईयर और मैंने IT सॉफ्टवेयर सर्विसेज में अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। वेरी गुड, आप एंटरप्रेन्योर हैं। बताएं आपका गोल क्या है लाइफ में? बिकॉज मैंने कोई भी अभी तक सेविंग स्टार्ट की नहीं है और मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो मुझे ये जानना था कि मैं कैसे SIP स्टार्ट करूं, क्या क्या प्रिकॉशंस लूं, क्योंकि मैं इस एरिया में बिल्कुल नया हूँ। बिल्कुल, आपने जो बिजनेस शुरू किया है, क्या आपको इसके लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है या अपने पर्सनल गोल्स के लिए वैभव? नहीं, एक्चुअली मुझे अपनी पर्सनल सेविंग्स भी करनी है, किस तरह से मैनेज करा जाए सब कुछ, तो वही सब जानना था मुझे। ठीक है, आप हर महीना कितना निवेश कर पाएंगे? मैं हर महीने सोच रहा था कि अपना जो 10% है इनकम का, लाइक 5000, उससे स्टार्ट करना चाह रहा था SIP। 5000 रुपए से आप SIP की शुरुआत करना चाहते हैं। साथ ही मेरे ख्याल से आप अपनी मदर के लिए भी कुछ निवेश चाहते हैं। ये एक्चुअली मैं चाहता हूँ जो SIP स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर उसमें कोई सीनियर सिटीजन बेनिफिट हो तो मैं अपने मदर के नाम पे भी कर सकता हूँ। चलिए वैभव, इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। आप एक एंटरप्रेन्योर है और आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। यहाँ पे बताते हैं योर मनी में क्या हो वो तरीका। गजेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है, ये एक एंटरप्रेन्योर है और एक एंटरप्रेन्योर की एक आम निवेशक से अगर हम तुलना करें तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, बिकॉज इनके पास बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो ध्यान में रख के इनको एक पोर्टफोलियो अपना तैयार करना होगा। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी इनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। बता रहे हैं वैभव कि 5000 रुपए हर महीना ये निवेश कर सकते हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए इनकी? कविता जी, सबसे पहले मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि वो एक ऐसे लाइफ के पड़ाव पे हैं जहां से एट 25 अगर वो स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा, काफी टाइम उनके पास है। और सबसे अच्छी बात उनके लिए ये है कि अगर वो एकदम सिंपल तरीके से अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट करें, एक या दो फंड में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, SIP को कंटिन्यू करें मंथ ऑन मंथ, तो 10-15 साल बाद उनको काफी अच्छा पोर्टफोलियो की वैल्यू देखने मिलेगी। सबसे पहले उनको मैं बोलूंगा टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए, क्योंकि वो यंग है, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उनकी मम्मी जो मदर है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। कल को अगर उनको कुछ हो जाता है तो मदर को दिक्कत आ सकती है। तो एक वैभव, आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले, चाहे आप 50 लाख का ले सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आई एम श्योर आपको भी कुछ डिटेल्स की जरूरत होगी जिससे आपको आसानी होगी इनकी प्लानिंग करने में। तो वैभव, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, मुझे बताइए कि अप्रोक्सीमेटली आपकी ईयरली इनकम क्या है? अभी तो मेरी अप्रोक्सीमेटली जो मंथली इनकम है वो 50,000 पर मंथ है। 50,000 रुपए हर महीना आप कमा लेते हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि आपने जो अपने लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है उसके लिए कोई समय की अवधि आपने निर्धारित करके रखी हुई है? कोई खास कॉर्पस का अमाउंट आपने अपने जहन में रखा है? क्योंकि आप बताएंगे डिटेल्स तो हम आसानी से आपकी प्लानिंग कर पाएंगे और आपको एग्जैक्ट राय दे पाएंगे। एक्चुअली मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इतने टाइम पीरियड के लिए करना है, बस मुझे अभी SIP स्टार्ट करनी है, फिर धीमे धीमे बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मुझे 5 साल में इतना मनी चाहिए इस काम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो एक तरह से वेल्थ क्रिएशन का आपका एक गोल है और उसी पर आपको राय देते हैं। 25 साल के हैं ये, फिलहाल इन्होंने अपने लिए कोई गोल्स लाइन अप नहीं किए, लेकिन वैभव आगे चल के आपको अपने लिए गोल्स लाइन अप करने होंगे। बिना गोल्स लाइन अप किए हुए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी, लेकिन फिलहाल वेल्थ क्रिएशन का गोल हम लेते हैं। तो आपने कहा कि ये एक इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच रख सकते हैं। बिल्कुल वैभव, आप अगर 5 से 10 साल बने रहना चाहते हैं तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 1 या 2 फंड में ही निवेश करें, ज्यादा पोर्टफोलियो को ना बढ़ाएं, और आप इसमें SIP कर सकते हैं।
लगभग आपको 12 से 14% के बीच में आप ये रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म। आप बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, बट अगर आप उसको ध्यान में नहीं करें तो आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा होगा। और आपने कहा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, मदर के लिए आपको करना है, तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट होता है या आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं। जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं वही सेम मदर के नाम पे मिलते हैं। बट अगर आपको अगर मदर के लिए करना है और टाइम फ्रेम शॉर्ट है, तब आप वो इक्विटी में नहीं कर सकते। उनके लिए आपको डेट में ही करना पड़ेगा, जहां पे पोर्टफोलियो सेफ है। 9 से 10% आप रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, जो उनके रिटायरमेंट में काम आएगी। तो आप 2 फंड चूज कर सकते हैं, एक आपके रिटायरमेंट के लिए और एक मदर के लिए जो सेफ है, तो उसमें आप डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। चलिए वैभव, यहाँ पे आपको 2 फंड्स के नाम हमने बता दिए हैं, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप। इनमें निवेश की शुरुआत कीजिए। आप चाहे तो एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं या आप खुद भी, अब इन फंड्स का नाम आपको मिल ही गया है तो खुद भी आप ऑनलाइन जाके फंड खरीद सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके अपने लिए एक टर्म प्लान जरूर ले लीजिए जो आपकी ईयरली इनकम का लगभग 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। इसी के साथ योर मनी में आगे बढ़ते रुक करते एक अहम खबर की ओर। आम लोगों तक लाइफ कवर और एक्सीडेंट कवर की सुविधा पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री ने बजट भाषण में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का ऐलान किया था। इन दोनों योजनाओं की डिटेल्स अब आ चुकी हैं। जुड़ते हैं हमारे सहयोगी धीरज अग्रवाल से इसी पर बात करने के लिए। धीरज, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में क्या डिटेल्स निकल कर आई है? देखिए, प्रधानमंत्री के नाम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों योजनाओं का मकसद ये है कि खास तौर पर देश के हर नागरिक को इंश्योरेंस का फायदा दिलाया जाए। तो पहली जो योजना है जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके तहत हर पॉलिसी होल्डर को 2 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलेगा। इसके लिए उन्हें सालाना प्रीमियम 330 रुपए का देना होगा और इसके लिए उनकी उम्र सीमा 18 से 50 के बीच होनी चाहिए। और ये जो पॉलिसी होल्डर है उसे 55 साल की उम्र तक इसका फायदा मिल सकेगा। खास बात यह है कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए पॉलिसी होल्डर का बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि जो प्रीमियम की रकम है वो उसके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगी। और साथ ही किसी भी वजह से अगर पॉलिसी होल्डर की मौत होती है तो उसकी नॉमिनी को 2 लाख रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे। बिल्कुल धीरज, यहाँ पे अगला सवाल है सुरक्षा बीमा योजना पर, इसकी क्या खासियत है? जिस तरीके से जीवन ज्योति बीमा योजना में लाइफ कवर दिया जा रहा है, उसी तरीके से सुरक्षा बीमा योजना में ये एक तरीके का दुर्घटना बीमा है। इसकी भी जो राशि है, इसका भी जो कवर है वो 2 लाख रुपए है और इसके लिए जो उम्र सीमा है वो 18 से 70 साल रखी गई है। प्रीमियम की रकम बहुत कम है, 12 रुपए सालाना, लेकिन शर्त यही है कि पॉलिसी होल्डर के पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि रकम ऑटो डेबिट होगी। यही नहीं, यहां पर एक चीज खास ध्यान रखने की है, अगर पॉलिसी होल्डर की दुर्घटना में मौत होती है या वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार को या उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर वो आंशिक तौर पे विकलांग होता है तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन एक चीज और यहां पर ध्यान रखने की है कि ये जो योजनाएं हैं, ये दोनों ही जो योजनाएं हैं, ये 1 जून से लागू करने का इरादा है। इसलिए बहुत संभव है कि इसे प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़ा जाए और देश के हर नागरिक को इंश्योरेंस का फायदा दिलाया जाए। बिल्कुल यही मकसद है इन पॉलिसीज का। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इन तमाम डिटेल्स के लिए। और वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि युवा कैसे बचा सकते हैं ज्यादा टैक्स और कमा सकते हैं मोटा से मोटा रिटर्न भी। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ाते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को। मेरे साथ बने हुए हैं गजेंद्र कोठारी। हमारे साथ फोन लाइन पर इंदौर से चंद्रशेखर हैं। नमस्कार, बताएं आपकी उम्र क्या है और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपने अब तक किस तरह से की है? नमस्ते मैम, मेरा नाम चंद्रशेखर, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। ओके मैंने रिलायंस टेक सेवर फंड के 2000 रुपए का स्वीप खरीदा पर मंथ का। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि टेक सेवर में और 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। आपकी ईयरली इनकम क्या है? पर मंथ 30,000 रुपए। चलिए, यहाँ पे 30,000 रुपीज आप हर महीना कमाते हैं और आप 8 से 10,000 रुपए और निवेश करना चाहते हैं। फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में लगभग 2 फंड्स हैं और मेरे ख्याल से आपने स्पेसिफिकली ELSS पर भी जानकारी मांगी है। मैं जानना चाहूंगी आपसे, आप ELSS फंड को ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं? टैक्स सेविंग के लिए केवल? जी मैम। ELSS फंड में भी आप निवेश करने का मन बना रहे हैं चंद्रशेखर जी, तो मुझे बताएं आपने ये क्यों चुना? मैं चाह रहा था कि जैसे उसमें मुझे इनकम टैक्स में 80
बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही बाजार से लिंक्ड है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पर मिल जाएगा, और आपको अपने लिए ऑनलाइन टर्म प्लान भी लेना है। चलिए आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। गजेंद्र, सबसे पहले तो एक बात मैं देखना चाहूंगी, यहाँ पे इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में दोनों ही रिलायंस के फंड्स रखे हैं और बैंकिंग फंड इन्होंने रखा हुआ है। अक्सर हम कहते हैं कि आपको सेक्टोरियल फंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनको ट्रैक करने के लिए अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं मान के चल रही हूँ कि इन्होंने शायद किसी के रेफरेंस से ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। राइट। सो सबसे पहले आपका जो पोर्टफोलियो है ईएलएसएस में आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट खाली ये आपसे पूछना था, आप 10 से 15,000 आपका पर मंथ इन्वेस्ट हो रहा है और आपकी इनकम 30,000 पर मंथ है, तो आप आई एम श्योर आप अपना बजट सही से कर पा रहे हैं, बैलेंस आपके एक्सपेंसेस भी हैं। कभी भी ओवरबोर्ड मत जाइए, क्योंकि आप अगर पहले वो स्टार्ट कर लेते हैं बाद में कम करते हैं तो दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कविता जी, आपने कहा बैंकिंग फंड में अगर आपको आइडिया नहीं है बैंकिंग, तो ये सेक्टर फंड है, इसमें काफी रिस्क हो सकती है, काफी हाई वोलेटिलिटी हो सकती है। तो आप अगर आप श्योर है कि आप 5 से 7 साल इसमें बना रहना चाहते हैं तो आप इसमें अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। रिलायंस जो ये टैक्स सेविंग फंड है ये काफी अच्छा फंड है। खाली आप परफॉर्मेंस के ऊपर मत जाइए कि लास्ट 5 इयर्स का परफॉर्मेंस है, क्योंकि हम लोग अक्सर म्यूचुअल फंड में कहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी कैसे रही है, अप मार्केट में कैसा गया है, और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए इस साल नंबर 1 रहा है और अगला साल वो 40th नंबर रैंक पे आ जाता है। अगर वो कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर रहा है, वॉलेटाइल नहीं है, तो वो अच्छा फंड है। एक चीज और है, आप इसी ईएलएसएस में आप कंटिन्यू कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको टर्म प्लान एज आपने कहा कि आपको लेना है, तो आपकी उम्र सही है, 29 ईयर्स, आपको काफी सही रेट में टर्म प्लान मिल जाएगा। लगभग आपको 70 से 80 लाख का कवर इस एज पे मिल जाएगा, और आपका जो सालाना प्रीमियम है करीबन 8 से 9,000 रुपए सालाना प्रीमियम है। तो आई थिंक आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगी चंद्रशेखर जी, अपने निवेश को आप और डाइवर्सिफाई भी कीजिए। आपने केवल एक ही फंड हाउस का फंड अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको राय देना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बाजार में बहुत और अच्छे फंड हाउसेज हैं, जैसे आप चाहे तो लार्ज कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कोटक सेलेक्ट फोकस फंड है, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है। इनमें से कोई भी आप एक या दो चुन सकते हैं। ज्यादा फंड्स पोर्टफोलियो में ना बढ़ाएं, क्योंकि इससे आपको ट्रैक करने में काफी दिक्कतें आएंगी, ऑपरेशनली काफी दिक्कतें आएंगी। बट खाली एक फंड हाउस में बने मत रहिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि पूरा फंड हाउस के बहुत सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म करना शुरू कर जाती है। अगर फंड मैनेजर चला जाए या प्रोसेस में कोई मेजर चेंज आ जाए, तो उस वक्त आपको डाइवर्सिफिकेशन काफी हेल्प करेगा। बिल्कुल, लेकिन साथ ही गजेंद्र जी, अगर मुझे एएलएसएस जैसे कि लॉक इन के बाद भी पैसों की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं पैसे उसमें पड़े रहने दूं? बिल्कुल कविता जी, बहुत लोग ये सोचते हैं कि 3 साल खत्म हो गए तो मुझे ये विड्रॉ कर लेना चाहिए, बट ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप उसमें बन सकते हैं, बिकॉज अगर एक तरीके से देखें आप टैक्स सेविंग उठाते तो ये नॉर्मल इक्विटी फंड है। बिल्कुल, तो जिस हिसाब से बाकी इक्विटी फंड परफॉर्म करेंगे, ये भी आपको वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो आप इसमें बने रह सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा लास्ट 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड 20% प्लस एनएम रिटर्न है, तो आई थिंक बहुत अच्छा रिटर्न है ये। तो यहाँ पर आपको सलाह दे दी गई है, आप चाहें तो और भी फंड हाउसेस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी आपको राय यही दी जा रही है कि आप अपने निवेश में डिसिप्लिन मेंटेन करें, और हो सके तो एक आर्थिक गोल इस निवेश को अटैच कर दीजिए इसके साथ, ताकि आप जो निवेश कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन भी मेंटेन हो, ताकि आपको पता चले कि इतने साल तक पैसे मेरे निवेश करने हैं मुझे, और अच्छा खासा कॉर्पस भी इससे आप इकट्ठा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। बासव राज हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नमस्कार, बताएं आप कहां से बोल रहे हैं, सवाल क्या है? नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। मैं पुणे से बोल रहा हूँ। ओके। मेरा सवाल यह है कि मैं एक्चुअली इक्विटी में बिगिनर हूँ, और मैं एसआईपी के थ्रू निवेश करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, आपका गोल क्या है? मैं मैरिड हूँ और मेरे एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, 1 साल की है। तो उसके एजुकेशन और उसके मैरिज के लिए मुझे लगेगा। कितने साल में कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है बासव राज जी? वो भी एक मेरा सवाल है, मतलब कितना, अगर मुझे एक एमबीबीएस डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री अगर 18-20 साल के बाद करने वाले, तो अगर आपकी बेटी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना हो तो? वो भी मतलब इक्विवेलेंट डिग्री वाला जो भी। अच्छा, मेरे ख्याल से आपकी बेटी को क्या करना चाहिए इसका निर्णय आप उसे ही लेने दें, लेकिन हाँ उसके लिए पैसे जरूर आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, और वो आप कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर 5,000 रुपए ये कह रहे हैं कि उसे निवेश शुरुआत कर सकते हैं। एक ही गोल है बेटी की पढ़ाई के लिए, जो कि कितने सालों के बाद कितने पैसे लगेंगे उनको आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन इन्फ्लेशन हम इनको काउंट करके बता सकते हैं कि इनको अपना निवेश और कितना बढ़ाना होगा। बासव राज जी, सबसे पहले आप जो टाइम स्टार्ट करें ये बहुत अच्छा है। 1 साल की आपकी बेटी है तो आपके पास काफी टाइम है पैसे ग्रो
ग्रो करने के लिए आप रिस्क भी ले सकते हैं, तो उसमें करीबन आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। जो हम एजुकेशन की कॉस्ट मान रहे हैं आज के डेट में, अगर हम मेडिकल या इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो साल का कम से कम 25 से 50 लाख का ओवरऑल खर्चा है इस कोर्स पे। और अगर हमको ये 20 साल बात करना है और अगर हम एजुकेशन में 10% की इन्फ्लेशन मानते हैं तो ये पैसा काफी बड़ा हो जाता है। लगभग आप मेरे हिसाब से ये 2.25 करोड़ के आसपास ये रकम आपको चाहिएगी उस वक्त बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो अगर आप आज से शुरू करें और हम मान के चलते हैं 12-13% का आपका रिटर्न है तो करीबन 7,000 रुपीज की SIP अगर आप करते हैं तो आप वो गोल को पहुंच सकते हैं। और अगर आप शुरुआत फर्स्ट टाइम आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एकदम सिंपल फंड में बने रहें, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जिसमें जस्ट टॉप 40-50 इंडिया की कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज हैं, जानी मानी कंपनीज हैं और लास्ट 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप उसमें आपको कोई रिस्क नहीं है इन द लॉन्ग टर्म और आप 12-14% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक गोल एक फंड की ये नीति बनाएं और आप इसमें बने रहें तो आपको इसमें काफी फायदा होगा। फंड्स के नाम मैं कुछ बता दूं आपको, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है जिसका लास्ट 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ICICI फोकस ब्लू चिप फंड है उसमें आप निवेश कर सकते हैं, और UTI अपॉर्चुनिटीज फंड है। ये तीन में से कोई भी एक फंड आप चूज कर सकते हैं और उसमें बने रह सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में क्या ये निवेश कर सकते हैं? सुकन्या समृद्धि स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप एकदम सेफ रिटर्न चाहते हैं और वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, आपको उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में 9% आपको रिटर्न मिलता है, 9.1% मिलता है और सेक्शन 80C का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है आपको। तो वो कर सकते हैं, बट उसमें एक ही कंडीशन है, आप 18 साल से पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आपको हर साल ये पैसा डालते रहना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और आपके पास 20 साल का होराइजन है तो थोड़ा अगर इक्विटी में डालते हैं तो आपको वहां 13-14% का, अगर इकोनॉमी अच्छी करती है तो आपको उसका फायदा होता है। और एजुकेशन की इन्फ्लेशन कविता जी आज के डेट में 9-10%, 11% है, तो शायद सुकन्या समृद्धि उसको मैच नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से ये आप बैलेंस भी कर सकते हैं, कुछ पैसा सुकन्या समृद्धि में और कुछ पैसा डाइवर्सिफाइड इक्विटी। लेकिन वासव राज जी, आपको यहाँ पे फंड्स के नाम दे दिए गए हैं, मुझे ये बताइए कि आपके पास टर्म प्लान है? हाँ, मेरे पास 50 लाख का टर्म प्लान है HDFC लाइफ का। 50 लाख का आपने अपने लिए टर्म प्लान बनाया लिया हुआ है? राइट, या ठीक है। और आपने अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है? परिवार का नहीं है, मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है तो मैंने किया नहीं अभी। तो आपने अपना पर्सनल क्यों नहीं किया? अगर आप ये नौकरी छोड़ देंगे तो वो कवर थोड़ी आपका कंटिन्यू होगा। हाँ नहीं है, लेकिन अभी तो आपको जल्द से जल्द लेना चाहिए। यहाँ पर ये फैमिली फ्लोटर लें तो बेहतर होगा। आप भले ही कम अमाउंट का ले सकते हैं अगर आपकी कैश पोजीशन नहीं है, बट एक स्टैंड बाई कवर आपको बिल्कुल होना चाहिए, आपकी पूरी फैमिली कवर होनी चाहिए, क्योंकि कल को आप जॉब छोड़ते हैं और एक महीने में अगर आपको कुछ हो जाए तो आपने जितनी सेविंग्स की आज तक वो शायद सब खत्म हो सकती है। तो रेकमेंड करूंगा एक स्टैंड बाई कवर आपका होना चाहिए, भले ही 2 लाख या 3 लाख हो, जिसका प्रीमियम आज की डेट में आपके लिए बहुत कम आएगा। 7 से 8 हजार रुपए सालाना प्रीमियम काफी है अभी आपके लिए, बट ये कवर आपका होना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही वासव राज जी, इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। आप अपनी 6 महीने 8 महीने की सैलरी को इकट्ठा करके एक लिक्विड फंड में डाल दीजिए, ये भी इमरजेंसी के दौरान आपके बहुत काम आती है। तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड इनफैक्ट आपके जरिए तमाम दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि अपने पास आपको रखना ही चाहिए, ताकि मुसीबत के वक्त ये सब चीजें काम आए। और प्लीज किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट ना करें। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल जवाब का ये सिलसिला बरकरार है, बने रहे। ग्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आविष्कार का सवाल। इन्होंने अपना सवाल ईमेल के जरिए हमें भेजा है। 26 साल के हैं ये गजेंद्र और पुणे में रहते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ गोल्स उन्होंने अपने बताए हुए हैं कि 5 से 6 लाख रुपए कमाने का इनका लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए कितना निवेश करना है इन्हें जानकारी नहीं है। और साथ ही कहते हैं कि टैक्स बचाने के लिए क्या यूलिप को कंसिडर किया जा सकता है या नहीं, और जो भी निवेश करना चाहते हैं वो लंबे अवधि के लिए ही निवेश करना चाहते हैं, यानी इनका कोई खास शॉर्ट टर्म गोल है नहीं। आविष्कार, बहुत अच्छी बात है, आप 26 साल के हैं और काफी यंग बिगनिंग है आपकी, यंग स्टार्ट तक इन्वेस्टमेंट को लेकर आपने सोचा है। हम बताते हैं आपको कि म्यूचुअल फंड के जरिए क्यों निवेश करना सबसे बेहतर होगा आपके लिए, और दूसरा यूलिप में आपको क्यों निवेश नहीं करना चाहिए ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले म्यूचुअल फंड में शुरुआत कैसे करेंगे और क्यों ये बेहतर इंस्ट्रूमेंट है? आविष्कार, सबसे पहले आपका जो ये होराइजन है लंबे समय का, म्यूचुअल फंड एक अच्छा व्हीकल है जो लो कॉस्ट व्हीकल है। आपको लगभग साल का जो एक्सपेंस है 2-2.5% आपका खर्चा होता है उसमें, बट आपको लॉन्ग टर्म हम रिटर्न्स देखते हैं तो काफी अच्छा आता है। चूंकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और अगर आपका 5 साल का होराइजन है,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बैलेंस फंड में निवेश करें। बैलेंस फंड्स थोड़े सेफ है कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड, जिसमें आपका 65% जो पैसा है इक्विटी में निवेश होता है और 35% आपका डेट में निवेश होता है। अगर हम लास्ट 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें बैलेंस फंड्स का, तो लगभग 14-15% इसमें काफी आसानी से आ सकते हैं। बट अगर हम 12% से भी मान के चलें तो आप लगभग 7,500 रुपए की SIP अगर आप करते हैं तो आपको 5 साल बाद में करीबन 6 लाख रुपए आपको मिलते हैं जो टैक्स फ्री है। 7,500 रुपए इनको हर महीना निवेश करना होगा। बिल्कुल, ठीक है। इसमें आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना होगा, आप रुक नहीं सकते हैं। HDFC बैलेंस फंड है जो काफी पुराना फंड है, और बिरला सन लाइफ बैलेंस फंड है। इनमें से एक कोई फंड आप चूज कर सकते हैं, दोनों के काफी अच्छा कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। आपने कहा कि आपको यूलिप में भी करना है, मैं आपको यूलिप में रेकमेंड नहीं करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि यूलिप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और इसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट कंबाइंड होता है, तो ये कॉम्बो स्ट्रेटेजी कभी काम नहीं आती है। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस अलग से लें, इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कोई लॉक इन नहीं है और बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप यूलिप लेते हैं तो आपको 5 साल कंपल्सरी उसमें रहना पड़ता है, आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे, चार्जेस काफी हाई हैं, प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझने में इंडिविजुअल निवेशक को काफी। एंड रिटर्न मेरे हाथ में कितना आएगा म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप? अगर हम दोनों देखें तो दोनों एक तरफ से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, बट बिकॉज म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2 से 3% तक के एनुअल चार्जेस है मैक्सिमम, और यूलिप में ये एनीवेयर बिटवीन 2 to 10% हो सकते हैं, तो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा यूलिप। बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ELSS को कंसिडर कर सकते हैं अगर टैक्स सेविंग ही आपका पर्पस है तो। उम्मीद करते हैं आविष्कार के सवाल का जवाब मिल गया होगा। जल्द से जल्द निवेश की रणनीति आप तय करें और शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं जो कि शायद फोन खरीदने का हो, घर खरीदने का हो, या वर्ल्ड टूर पे जाने का हो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन, इसके अलावा कोई भी सवाल है तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए mf@moneycontrol.com पर आप भेज दीजिए। और साथ ही अगर आप हमारे शो का हिस्सा भी बनना चाहते हैं तो अपना नंबर और अपनी एड्रेस को भेजिए साथ में ईमेल में, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। साथ ही फेसबुक के पेज पर जाके भी आप हमारा पुराने एपिसोड्स हमारे देख सकते हैं और साथ ही अपना सवाल भी वहां पोस्ट कर सकते हैं।